विनायक दामोदर सावरकर। देश में एक वर्ग इन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाला मानता है, तो दूसरा इन्हें डरपोक और ब्रिटिश से समझौता करने वाला कहता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने सावरकर को भुला दिया, लेकिन समय का चक्र घूमता रहता है। सावरकर बीजेपी के शासन में सिरमौर बन गए, लेकिन सवाल उठता है कि सावरकर असल में थे कौन? कैसे थे सावरकर? उनकी मृत्यु के इतने साल बाद भी उनको लेकर राजनीति क्यों होती है? तो आज यही जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की नई सीरीज व्यक्तित्व। आज इस वीडियो में बात विनायक दामोदर सावरकर की। हाल में ही नए संसद भवन का उद्घाटन विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के दिन किया गया। पीएम मोदी श्रद्धांजलि देते हुए दिखे। सावरकर को मानने वाले गदगद हो गए। प्रधानमंत्री ने सावरकर से जुड़े चित्रों को मिलाकर तैयार की गई एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सावरकर की खूबियों और योगदान के बारे में बता रहे हैं। ये वो भाषण है जो एक खास मौके पर अटल जी ने दिया था। इसमें सावरकर होने के मायने बताए जा रहे थे। जोश से भरे बुलंद आवाज में अटल जी ने कहा, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। ये अटल जी के बोल थे, लेकिन देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सावरकर पर सवाल खड़े करते हैं। उनकी नजर में वो अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने वाला एक कायर व्यक्ति था। कांग्रेस और देश का बड़ा वर्ग सावरकर का विरोध करता है। कांग्रेस की नई पीढ़ी में सावरकर के लिए नफरत झलकती है। राहुल गांधी हो या वर्तमान कांग्रेस के कई नेता सावरकर के लिए बेहद तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से कहते हैं, सावरकर माफीवीर थे, डरपोक थे, कायर थे, अंग्रेजों के जुल्मों के सामने सिर झुकाने वाले थे, अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वाले थे। लेकिन कांग्रेस की राय कभी इससे जुदा थी। जिन गांधी के आदर्शों की कांग्रेस दुहाई देते नहीं थकती, वो सावरकर को भाई कहते थे। इंदिरा गांधी ने तो सावरकर के सम्मान में डाक टिकट तक जारी करवा दिया था। सावरकर कौन थे? सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो एक वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, लेखक थे और नाट्य लेखक थे। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान ब्रिटिश राज से भारत को स्वतंत्र कराने की जिज्ञासा उनमें उठी थी। साल 1905 में बंग भंग के खिलाफ आंदोलन में पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। पुणे के एक कॉलेज में पढ़ने के दौरान भी वो कई भाषण दिया करते थे। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के एक कॉलेज से निकाला भी गया था। फिर तिलक की पहल पर साल 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और वो लंदन चले गए। लंदन में वो इंडिया हाउस में रहते थे। ये वही इंडिया हाउस है जहां उनकी मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी से हुई थी और उस समय दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, जैसे रशियन मार्क्सिस्ट लीडर लेनिन। खैर, देश की आजादी का थॉट सावरकर के जहन में हमेशा रहता था। इसी इंडिया हाउस में सावरकर और कई क्रांतिकारी साथ रहा करते थे और भारत पर राज कर रहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाते थे। ये उसी इंडिया हाउस की तस्वीर है। आज ये इंडिया हाउस कुछ इस तरह दिखता है। लेकिन साल 1910 में सावरकर लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या की साजिश का आरोप था। इसी आरोप में उनके भाई को भी नासिक में पकड़ लिया गया। दरअसल भारत में पुलिस ने जैक्सन के हत्यारों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से सावरकर के पत्र बरामद हुए थे। पुलिस को पता चला कि जैक्सन की हत्या में जिस ब्राउनिंग पिस्टल का उपयोग हुआ था वो इंग्लैंड से भारत भिजवाई गई थी और ये भिजवाई थी सावरकर ने। इस आधार पर 13 मार्च 1910 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
29 जून 1910 की रोज ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत भेजने का आदेश दिया। 1 जुलाई को सावरकर को लेकर एक शिप भारत के लिए रवाना हुई। 6 जुलाई को शिप में फ्रांस में खराबी आती है तो उसे फ्रांस के एक बंदरगाह के किनारे रोक दिया जाता है। मौका देखकर सावरकर शिप के टॉयलेट होल से समंदर में कूद जाते हैं और तैरते हुए किनारे तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए ब्रिटिश पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। मामला फ्रांस की कोर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद 25 अक्टूबर 1910 को फ्रांस और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता होता है और सावरकर ब्रिटेन के हवाले कर दिए जाते हैं। 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाते हुए अंडमान द्वीप के सेलुलर जेल उन्हें भेज दिया जाता है। 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में वो बंद रहते हैं। सावरकर को 25 साल की 2 सजा हुई थी, यानी पूरे 50 साल की, और उसमें उनकी सजा सबसे रिगरस सजा थी, जिसके कारण उनको काला पानी की सजा दी गई थी। उन्हें सेलुलर जेल में भेजा गया, जहां काल कोठरी नंबर 52 में उनको रखा गया था। 13.5 फीट लंबा और 7.5 फीट चौड़ा, इतने छोटे कमरे में रहना होता था और शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जो वहाँ पे कैदी थे उनका काम अंग्रेजों की, जो अंग्रेजी अधिकारी वहाँ होते थे, उनकी बग्घियों को खींचना होता था। वहाँ रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे और अगर कभी वो हाँफ जाते थे या खींचने में असमर्थ होते थे तो उनको पीटा जाता था और उनको गालियां दी जाती थी, उन पर हंटर चलाया जाता था और कई बार उनको अपने कमरे में ही बंद रखा जाता था। यहाँ तक कि शौचालय भी वो अपने कमरे में ही करते थे। काला पानी की सजा बीते जमाने में एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता है। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनाई गई थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे ज्यादा भयानक होता था। वहाँ वॉशरूम का कोई स्पेसिफिक प्रबंध नहीं था। जेल में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वहाँ हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी भी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान सावरकर के सेल के ठीक नीचे था। आप समझ सकते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए किस तरीके का दबाव उन पर बनाया जाता था। आज भले हमारे संबंध दुनिया के हर देशों से अच्छे हैं, इंग्लैंड के साथ भी हैं, लेकिन अंग्रेजों की उस निर्ममता को आप इस तरह से नहीं भूल सकते कि चूंकि कैदियों में किसी किस्म का विद्रोह न पैदा हो, उनका दर्द, उनमें दर्द सहने की एक आदत हो जाए, इसके लिए उनको कोकाइन दिया जाता था। और अगर वो कोकाइन पीने से मना करते थे तो उनकी पिटाई होती थी और धीरे धीरे जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाते थे तो फिर क्या है, फिर तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। सेलुलर जेल में जो भी बंद थे इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने और मरने खपने वाले लोग, उन सब लोगों को दी जाती थी। उन्हीं में एक सावरकर भी थे। कहते हैं कि सावरकर ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका सब्र टूटने लगा। हालांकि इस पर विरोधाभास भी है। जेल में रहते हुए 1 साल के अंदर अंग्रेजों को उन्होंने पहली मर्सी पिटीशन लिखी थी। अगले 10 सालों में उन्होंने अंग्रेजों को 6 मर्सी पिटीशंस लिखी थी। 2 उनके परिवार की तरफ से भी आई थी। इसमें उन्होंने लिखा था, मैं जो भी काम अंग्रेजों के खिलाफ करता हूँ मैं वो बंद कर दूंगा। मैं अपने कार्यों के लिए माफी मांगता हूँ। इन्हीं मर्सी पिटीशंस के चलते उन्हें और उनके भाई को कालापानी जेल से मुक्त करके रत्नागिरी जेल में साल 1921 में भेज दिया गया। वो साल 1921 से 1924 तक इसी जेल में रहे। इसके बाद उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। सावरकर ने 1913 से 1920 तक इन 7 वर्षों में कई दया याचिकाएं, जिन्हें कांग्रेस या दूसरे विरोधी माफीनामा कहते हैं, उन्होंने भेजा था अंग्रेजों को। ठीक है, उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जो साफ दिखाता है कि वो अंग्रेजों से किसी भी शर्त पे माफी मांगकर या दया याचिका को स्वीकार करके वो बाहर आना चाहते थे। जैसे उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा कि सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति समर्थक रहूंगा। दूसरी
एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है, मुझे आशा है कि वैसा ही आचरण मेरे प्रति मुझे आशा है कि मेरे भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। उसी तरह से उन्होंने लिखा कि केवल अंग्रेजों के बारे में कि केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है और इसीलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहाँ लौट सकता है। उसी तरह से उन्होंने एक अपने चिट्ठी में दया याचिका में उन्होंने लिखा कि मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी थी कि ब्रिटानी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सावरकर की आलोचना करने वाले कहते हैं कि जेल से छूटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। आलोचक इसका हवाला देकर तंज कसते हैं कि जिसके आगे वीर लिखा हो वो माफी मांग रहा था, ये कैसे हो सकता है। हालांकि दावा किया जाता है कि माफी मांगना सावरकर की एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उन्हें कैसे भी जेल से बाहर आना था और देश के फ्रीडम स्ट्रगल को दोबारा से ज्वाइन करना था। साल 1924 में रत्नागिरी जेल से निकलने के बाद सावरकर किसी प्रकार से सशस्त्र आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। इसके आगे सावरकर का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। आप कह सकते हैं कि उनके जीवन को दो भाग में अगर बांटें तो दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है। सावरकर को समझने के लिए हमें निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखो। कि सावरकर के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। पहला, सावरकर पुणे के फर्गूसन कॉलेज से पढ़ने के बाद वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में जाकर के वो वहाँ के क्रांतिकारियों के दल में इकट्ठा होते हैं। वो भारत की आज़ादी के बारे में सोचते हैं और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक शानदार किताब लिखते हैं। और उस किताब में वो सावरकर लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गांधी, जिनकी हत्या के वो अभियुक्त बनते हैं, और जो कपूर कमीशन बना उसने आखिर तक उनको पूरी तरह दोष मुक्त नहीं किया था। उसी गांधी से इंडिया हाउस में सावरकर की मुलाकात होती है। जब गांधी सावरकर से मिलने के लिए गए तो सावरकर मछली तल रहे थे, प्रॉन, और उन्होंने गांधी से कहा कि मछली खाओगे? तो गांधी ने कहा नहीं, मैं मांसाहार नहीं करता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो सावरकर ने कहा कि आप अजीब आदमी हैं, आप इस तरह से अगर मांसाहार नहीं करेंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे तो आप मजबूत कैसे होंगे, फिर अंग्रेजों से लड़ेंगे कैसे। साल 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में जब कांग्रेस की सरकार गिरती है तो वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 सूबों में सरकार बनाते हैं। और यही सावरकर 1944 में जब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ वार्ता करती है तो उसे तुष्टीकरण का नाम दे देते हैं। साल 1942 में सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत करते हैं और हिंदुओं और अंग्रेजों के हित समान बताते हुए वाइसरॉय को लिखे लेटर में डोमिनियन रूल की वकालत करते हैं। वाइसरॉय को लिखे अपने पत्र में सावरकर लिखते हैं, हिज मैजेस्टी की सरकार को सहायता के लिए हिंदुओं की तरफ देखना चाहिए। हमारी इंटरेस्ट सेम है और इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह आवश्यक है हिंदुत्व और ग्रेट ब्रिटेन दोस्त बने रहें, इसलिए पुरानी अदावत को भुला देना चाहिए। सबसे अलग थे सावरकर। सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा मानते थे कि हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि है तो है एक जीने का तरीका। वो रिलीजन को या धर्म को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानते थे और खोलकर इस बारे में अपनी राय अपनी किताबों में लिखा करते थे। सावरकर के 1890 में भी कई आलोचक हुआ करते थे। यही नहीं, कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि उनकी खान पान पर उनकी राय भी सबसे अलग थी। उनकी जीवनी लिखने वाले लेखक के अनुसार सावरकर ब्राह्मण होते हुए भी मीट या नॉनवेज खाने को गलत नहीं मानते थे। हिंदुत्व शब्द को गढ़ने का श्रेय भी सावरकर को ही जाता है। साल 1923 में रत्नागिरी जेल में लिखी किताब हिंदू कौन है में वो धार्मिक राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हैं, लेकिन साथ ही खुद को नास्तिक भी बता देते हैं। सावरकर की डेफिनेशन में हिंदुत्व की राय सबसे अलग थी। सावरकर ने महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर भी बनवाया था जिसमें हर धर्म के लोग पूजा कर सकते थे।
सावरकर पर हिंदुत्व इतना हावी था कि एक समय में हिंदू महासभा की बैठकों की शुरुआत नेपाल के राजा को सलामी देकर होती थी और सावरकर को ये लगता था कि भारत को नेपाल के राजा के अधीन कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं के सबसे बड़े नेता या राजा वही हैं। तो सावरकर की पूरी दृष्टिकोण हिंदुत्व तक सीमित थी, जबकि आजादी की लड़ाई हिंदुत्व की लड़ाई न होकर भारत की लड़ाई थी। सावरकर का गांधी मर्डर में हाथ। सावरकर की छवि को सबसे बड़ा झटका साल 1948 में लगा, जब उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। सावरकर उन 8 लोगों में से थे जिन पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था और मुकदमा भी चला था। मुकदमे के दौरान पेश किए गए दस्तावेज के मुताबिक मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे सावरकर को सालों पहले से जानता था। वो सावरकर से पूरी तरह प्रेरित था और उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उसने हत्या की योजना बनाई थी और अंत में वो कामयाब भी हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस ने बताया है कि गोडसे को हिंदू राष्ट्र नामक अखबार शुरू करने के लिए सावरकर ने 15,000 रुपए उस जमाने में दिए थे। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। गोडसे के अखबार के मास्टर हेड पर सावरकर की तस्वीर भी लगी होती थी। उसने इस न्यूज़पेपर का मैनेजर नारायण आप्टे को बनाया था। वही आप्टे जो गांधी हत्या में गोडसे के साथ था और बाद में उसे भी उसी के साथ फांसी दे दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांधी हत्या की जांच करने वाली बंबई की डीसीपी जमशेद नगरवाला की रिपोर्ट के अनुसार सावरकर गोडसे को इतना मानते थे कि उसे पंडित गोडसे कहकर पुकारा करते थे। यही नहीं, अपने आधिकारिक दौरे पर भी वो उसे साथ लेकर जाते थे। बताया जाता है कि अंतिम यात्रा गोडसे और सावरकर के बीच 1947 के अगस्त महीने में हुई थी, यानी गांधी हत्या से ठीक 5 महीने पहले। हालांकि सबूतों के अभाव में सावरकर को फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। गांधी बाहुबल का प्रयोग नहीं जानते थे, गांधी आत्मबल का प्रयोग जानते थे, गांधी आत्मसंयम का प्रयोग जानते थे। सावरकर हिंसा में विश्वास करते थे, गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। सावरकर अपनी रणनीति को समय के हिसाब से बदलते थे, गांधी भी बदलते थे, लेकिन गांधी का बदलना कभी भी अपने मूल्यों और मान्यताओं से झुक कर नहीं हुआ। सावरकर अपने मूल्यों और मान्यताओं के प्रति बेहद लचीला रहे। जिस तरह का चिट्ठी लिखकर के वो बाहर आए और उसके बाद का उनका जो जीवन है 1924 से लेकर 1968 तक, यानी करीब 44 साल, उस 44 साल में कहीं भी सावरकर को आप राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं देखते हैं। या 1924 से लेकर 1947 तक आज़ादी के जो 23 साल थे, उन 23 वर्षों में कहीं भी आप सावरकर को आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखते। वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे या नहीं रहे, इस पर भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया, जब गांधी समेत तमाम नेताओं को जेल में भेज दिया गया, सावरकर उस आंदोलन के खिलाफ खड़े थे। सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। आरएसएस और बीजेपी सावरकर के लेखों से, हिंदुत्व के आइडिया से बेहद प्रेरित थे। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। फिर साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के सेंट्रल हॉल में गांधी की तस्वीर के पास ही सावरकर की तस्वीर भी लगवा दी थी और उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी कर दिए थे। ये गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते थे और सावरकर की प्रतिमा पर भी। सावरकर अब हमारे बीच नहीं है। 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हमें और आपको जानना बेहद जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पेंशन चालू की थी। इंदिरा गांधी ने डाक टिकट उनके सम्मान में शुरू करवाया था। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां सावरकर को लेकर आपस में लड़ती रहती हैं। एक तरफ बीजेपी उन्हें अपना आदर्श पुरुष समझती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उसके खिलाफ है। वो उन्हें अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होने वाला व्यक्ति मानती है।
तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। इनके बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।